ओके स्टूडेंट्स, भाई हमने अभी तक एक इनफाइनाइट वायर, एक इनफाइनाइट वायर, सर्कुलर लूप के सेंटर में एंड सर्कुलर लूप से थोड़े से डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो फाइंड किया था बायोट सावर्ट के मदद से। अब हम वही सारी चीजें करेंगे बट एक नवे मेथड से, जिसका नाम है एम्पियर सर्क्यूटल मेथड या एम्पियर सर्क्यूटल लॉ भी इसको कहा जाता है। भाई जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ पढ़ा था ना, गॉस लॉ क्या कहता था कि भाई जितने भी चार्ज एनक्लोज हुए हैं उसके अंदर का म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इनसाइड, है ना, इसी से हम इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करते थे। अब वैसा ही कुछ है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, इससे भी हम कुछ और नहीं, भाई हम इससे मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड करते हैं। बस अब क्या है कि चीजें काफी आसान हो जाएगी। भाई सपोज करो कि मैं यहाँ पे दो वायर लेता हूँ, इस टाइप से दो वायर की वो बोर्ड के अंदर जा रही है, ठीक है। दो वायर ले रहा हूँ, कैसे, वो बोर्ड के अंदर जा रही है। मैं बोलता हूँ चलिए एक में जो करंट है वो बाहर आ रहा है और दूसरे में करंट जो है वो अंदर जा रहा है, ठीक है। दो वायर ऐसे पड़ी हुई है, आप इमेजिन करो ऐसे इस टाइप से दो वायर पड़ी हुई है और एक में से करंट अंदर जा रहा है, एक में से करंट बाहर आ रहा है। मैं बोलता हूँ चलिए ये I1 और ये I2, और मुझे ये डिस्टेंस पे यहाँ पे इससे दोनों वायर से दूर P डिस्टेंस पे, ये R डिस्टेंस पे यहाँ पे एक वायर ढूंढनी है। ये सेंटर में से मैं ये R ले लेता हूँ। मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ये कहता है कि आपको जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है, आप उस पॉइंट को पकड़ के एक सर्कल बनाओ। उस पॉइंट को पकड़ते हुए आप एक सर्कल बनाओ और ये सर्कल सिमेट्री होना चाहिए। सिमेट्री का मतलब कि ये करंट एकदम उसके सेंटर पे आ जाए, ठीक है। हमने क्या बोला कि सेंटर सिमेट्री, मतलब करंट जो है वो सिमेट्री हो जाए, एकदम उसके सेंटर पे आ जाए, ये फर्स्ट। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हम डायरेक्टली तो नहीं दे सकते हैं, बट यस एक तरीका है। भाई गॉस लॉ में क्या था, फ्लक्स इनटू E डॉट dA था, याद है। हम कुछ इस तरीके से फ्लक्स ढूंढा करते थे एंड फ्लक्स की फॉर्मूला भी होती थी एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इनसाइड, है ना। बस यहां पे भी कुछ वही फॉर्मूला है। देखिए भाई B डॉट dl, भाई हम क्या करेंगे, इस जगह पे या इस जगह पे हम मान लो एक छोटा सा सेक्शन लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा dl होगा वो कैसा होगा, इसको टेंजेंशियल। पहली कंडीशन यही है कि जो dl वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो आपके इस लूप को, ये जो लूप आपने बनाया। अच्छा बच्चा एक चीज मैं आपको बता दूं कि भाई गॉस लॉ में जो हम बनाते थे वो 3D होता था, गॉसियन सरफेस जिसको हम कहते थे, स्फीयर होता था, सिलेंडर होता था, है ना। बट ये 2D है, ये सर्कल है, ये स्फीयर नहीं है बच्चा लोग। उस समय इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम स्फीयर ड्रॉ करते थे, बट ये स्फीयर नहीं है, ये क्या है, एक सिंपल सर्कल है। तो भाई ये हमारा dl वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, रेडियस हम ले लेते हैं, चलिए कैपिटल R। तो बच्चा लोग हमको पता है कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री होते हैं। तो अगर मुझे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी भाई, dl क्रॉस R होता है, हमने पहले देखा था ना। चलिए यहाँ देखिए, कोई बात नहीं भाई, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। भाई ये है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। किसी एक सेक्शन में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है हम उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट का मतलब क्या होता है, परमिएबिलिटी इनटू I इनसाइड, जितना भी उसके अंदर करंट है। भाई अगर मुझे ये निकालना है, देखिए अब सबसे खास बात, हमने कंडीशन क्या ली थी कि भाई लूप बना रहे हैं तो लूप में से ये जो dl निकलेगा ये हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा ना। अच्छा चलिए एक और चीज, आप जब ये लूप बनाते हैं तो लूप की एक डायरेक्शन ले लो अपने मर्जी से, आपकी जो मर्जी है। आप चाहे तो क्लॉकवाइज ले सकते हैं, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। ये लूप की डायरेक्शन, ये जो लूप है ना, इसकी आपको एक डायरेक्शन डिसाइड करनी है।
आप चाहो तो उसे क्लॉकवाइज ले लो, आप चाहो तो उसे एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और ये जो लूप है इसको हम कहते हैं एम्पियर सर्किटल लूप। भाई जैसे कि वहां पे गॉसियन सरफेस था ना, वैसे यहाँ पे एम्पियर। ठीक है, अब हमारा जो डीएल है वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमने लूप को लिया होगा। हमने लूप को यूं लिया है तो ये यूं हो जाएगा। सपोज अगर मैं लूप को एंटी क्लॉकवाइज लेता तो ये यूं हो जाता, लेकिन अभी भी लेता तो ये देखो टेंजेंशियल ही है ना, है तो आखिर टेंजेंशियल। ठीक है, सो भाई यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, B डॉट dl, क्या डॉट हटा के मैं यहाँ पे cos लिख सकता हूँ? आप समझे मैंने क्या बोल रहा हूँ? देखिए ये आपका पॉइंट भी है। अच्छा, डॉट का मतलब क्या होता है? भाई यहाँ पे कौन सा एंगल लगाऊंगा मैं? मुझे कौन सा एंगल लगाना है? भाई देखिए, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होने वाली है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी इस बार। क्यों? भाई ये R हो गया, ये इधर हो गया, सो भाई ये इसको परपेंडिकुलर, देखो इसको भी परपेंडिकुलर, इसको भी परपेंडिकुलर। आज ये dl यूं है और ये वेक्टर यूं है, इन दोनों को परपेंडिकुलर बनना है तो ही तो आएगा। हमने वही तो देखा था लास्ट टाइम। मतलब इस बार इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। ये किस तरीके से परपेंडिकुलर होगा कि ये देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो इन दोनों का एंगल क्या हो गया? 0। तो हम क्या रख देंगे यहाँ पे cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा, I इनसाइड मतलब जिसके इस लूप के अंदर जितना करंट है। अब भाई यहाँ पे टोटल करंट कितना होगा? एक बाहर आ रहा है, एक अंदर जा रहा है। चलिए मैं बोलता हूँ कि I1 बड़ा है तो I1 माइनस I2। किसी एक को पॉजिटिव ले लो और दूसरे को नेगेटिव ले लो। अच्छा, किसको पॉजिटिव लेना है? किसी को भी ले सकते हैं? नहीं, जरा यहाँ ध्यान से सुनना। आपके पास कुछ करंट है, मोर देन वन करंट है, किसी करंट को पॉजिटिव लेना है, किसी को नेगेटिव लेना है। अब कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव ले? तो हमें क्या करना है भाई, जिस डायरेक्शन में आपने लूप लिया है उस डायरेक्शन में आप अपने फिंगर को घुमाओ। राइट हैंड की 4 फिंगर को रोटेट करना है, कर्ल करना है। कौन से डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आपने लूप लिया है। भाई हमने लूप यूं लिया है तो मैं इसको यूं कर्ल करूंगा, और कर्ल करने के बाद मेरा थंब किधर आ रहा है? इनसाइड आ रहा है। मतलब ये डायरेक्शन अंदर जाते हुए करंट को मैं पॉजिटिव ले लूंगा। मतलब I1 क्या हो गया मेरा पॉजिटिव एंड I2 क्या हो गया हमारा नेगेटिव। भाई अगर मैं इसका उल्टा लेता, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लेता तो मैं इसको यूं घुमाता एंड ये वाला करंट पॉजिटिव हो जाता। मतलब उस समय मुझे I2 माइनस I1 करना पड़ेगा। ये मुझ पर डिपेंड है कि मैं कौन सा डायरेक्शन ले रहा हूं लूप का, उस पर डिपेंड करेगा मेरे करंट की वैल्यूज का, प्लस लेने के माइनस। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? I1 माइनस I2। सो भाई इस तरीके से हमको मिल जाएगा हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्या मिलेगा यहाँ से? टोटल मैग्नेटिक फील्ड। बस यही है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब भाई इसकी कुछ कंडीशंस है। देखिए गॉस लॉ में भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गॉस लॉ हर जगह वैलिड है। गॉस लॉ हर जगह वैलिड है, लेकिन यस उसका यूजफुलनेस कुछ कुछ जगह पे होता है, जहां पे सिमेट्री होती हो, जहां पे चार्ज सेंटर पे होते हो। वैसे इसकी भी कुछ कंडीशन है कि भाई dl दिख रहा है ऊपर? नहीं। कंडीशन फॉर अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, पहली dl must be या should be, dl should be tangential to the loop। भाई ये जो लूप हम बना रहे हैं उसको टेंजेंशियल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, जैसे कि मैंने आपको कहा इसको और इसको परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब आपकी जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसी बनेगी, नॉर्मल टू द लूप। देखिए मैग्नेटिक फील्ड
should be normal to the loop। मतलब है आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, अब वो कुछ इस टाइप से होगी, नॉर्मल, मतलब यहाँ से यूं होगी या तो अंदर जाते हुए होगी। समझ आ रहा है? हमने क्या कहा था, इसको और इसको दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए, सो वो इस तरीके से जाएगी। थर्ड थिंग, dl should be tangential, magnetic field should be normal, and third, भाई या तो देखो, अब देखो dl अगर टेंजेंशियल होगा तो ही मैं dl और उसकी सेम डायरेक्शन पे आ पाएगा, या तो होना चाहिए नॉर्मल। तीसरी कंडीशन कि या तो b vanishes, भाई या तो कुछ ऐसा हो, देखो ये लोग कहां पे अप्लाई करते हो, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड वैनिश का मतलब खत्म हो जाना। अब भाई जब मैग्नेटिक फील्ड होगी ही नहीं तो सीधी सी बात है b डॉट dl क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अच्छा ये जीरो कब आएगा, जब लूप के अंदर कोई करंट ही नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड वैनिश कहां पे होगी, जहां पे लूप के अंदर कोई करंट ही नहीं होगा। सपोज अगर इनसाइड करंट जीरो हो गया तो ये जीरो ही हो जाएगा ना। भाई समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब देखो इससे क्या होगा, एक तो नॉर्मल होने की वजह से या तो वो जीरो हो सकता है, या तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि b डॉट dl इज इक्वल टू bdl। मतलब इस तरीके से वो एंगल बनाएगा कि भाई उन दोनों के बीच का एंगल जीरो रहेगा। भाई जीरो रहेगा तो ही तो मेरा cos 0 1 बनेगा, समझ रहे हो? अब अगर नॉर्मल हो जाएगा तो वापस ये 90 बन जाएगा। देखो अगर सपोज नॉर्मल होगा तो ये dl और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच कितना एंगल बना, 90, तो cos 90 रखते हैं 0, या तो फिर उन दोनों के बीच का एंगल 0 होना चाहिए। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि इस जगह पे ये कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही अप्लाई होगा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ये कंडीशंस होगी तो एम्पियर सर्किटल लॉ यूजफुल रहेगा, अदरवाइज यूजफुल नहीं रहेगा। भाई यूजफुल नहीं रहेगा मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएंगे, बहुत ही हायर ऑर्डर कैलकुलेशन करने पड़ेंगे और वहां पे टाइम बहुत जाएगा। इसलिए एम्पियर सर्किटल लॉ वहां पे इतना फायदेमंद नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैलिड नहीं है, पॉसिबल है, वैलिड है, बट इतना यूजफुल नहीं रहेगा। ओके, अच्छा भाई यहां पे एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान देना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, भाई हमने अभी भी क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगी, उन करंट के कारण होगा जो अंदर होगा, है कि नहीं? भाई एक से ज्यादा करंट तो हो ही सकता है ना, 4 करंट हो सकते हैं, 5 करंट हो सकते हैं। भाई हमने क्या बोला, देखिए मैग्नेटिक फील्ड मैं एक मिनट काम करता हूं, 2 करंट को यहां बाहर ले लेता हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P will be due to all currents I1, I2, I3 and so on, but we consider only the current inside the loop। देखिए भाई ये यहाँ पर जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लूप के बाहर जो करंट होगा, एक मिनट, ओके भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस लूप में मतलब इस पॉइंट पे जो करंट होगा वो सिर्फ लूप के अंदर, सॉरी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सिर्फ अंदर वाले करंट के वजह से ही होगी, हम ऐसा नहीं कह रहे। भाई मैग्नेटिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल करंट्स, भाई लूप के अंदर हो लूप के बाहर हो सबके वजह से होगी, लेकिन हम कंसीडर कौन सा करते हैं, जो लूप के अंदर हो। मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ की यही खासियत है कि उसकी इस फॉर्मूला की वजह से सारे करंट ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाते हैं। हम लेते कौन सा है, सिर्फ अंदर वाले करंट, बाहर वाले करंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो क्या उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, नहीं, उसकी वजह से भी, मतलब अगर मान लो ये I3 ये I4 है
तो इनके वजह से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन ये फॉर्मूला ही ऐसा है कि ये करंट को भी वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लेगा। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो यही उसकी खासियत है। कभी अगर एमसीक्यू में आ जावे भाई एम्पियर सर्किटल लूप हैज बीन गिवन एंड करंट I3 I4 आर गिवन आउटसाइड द लूप, तो बोला जाएगा द मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू व्हिच करंट, इनसाइड, आउटसाइड, ऑल, नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ अबव। सो हमें क्या करना है, सारे करंट, जितने भी करंट इनसाइड है एंड आउटसाइड है, सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी। याद रखा भाई ये कॉन्सेप्ट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट carrying wire using एम्पियर सर्किटल लॉ। भाई बच्चों आपको याद है हमने एक इनफाइनाइट वायर ली थी, उसमें करंट कुछ इस तरीके से लिया था और इसके कारण इस पॉइंट पे यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी। उस समय हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था कि भाई यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, फिर यहाँ पे एक एंगल बनेगा φ1, यहाँ पे एंगल बनेगा φ2। तो हमारी सबसे पहले फॉर्मूला आई थी फाइनाइट के, लिमिटेड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय a sin φ1 प्लस sin φ2। अब इनफाइनाइट के लिए हमने क्या कहा था कि यार ये जो एंगल है पैरेलल हो जाएगा, मतलब एंगल 90 90 बन जाएगा। याद आया कुछ? ऐसा सीखा था ना हमने कि एंगल बड़ा होते जाएगा, एक समय आएगा कि ये जब ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा। तो हमने इसको 90 ले लिया था, तो sin 90 प्लस sin 90 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 2। तो हम कुछ इस तरीके से लिखते थे म्यू नॉट बाय 4 बाय 2 I बाय a। ये हमने डेरिवेशन किया था बायोट-सावर्ट लॉ की मदद से। यही डेरिवेशन सेम टू सेम, यही कॉन्सेप्ट, यही फॉर्मूला अब हमें डेराइव करना है एम्पियर की मदद से। चलिए, अब भाई एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि आपको जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उसको पकड़ के आप एक सर्कल बनाओ। तो ये क्या कर दिया मैंने, इसको लूप बना लिया, इस तरीके से बनाया कि ये करंट बीच में आ गया। देखो यहाँ पे यही बात है, एम्पियर सर्किटल लॉ इज यूज्ड फॉर हायर सिमेट्री। भाई आपको सिमेट्री ध्यान रखनी पड़ेगी, करंट को एकदम बीचों बीच लेना पड़ेगा। अब बीचों बीच क्यों, उसका भी रीजन है। करंट बीचों बीच होने से क्या हो जाएगा कि देखो सपोज करो कि अगर मैं ये पॉइंट मानूं तो इससे ये सारा क्या हो जाएगा, सेंटर सब रेडियस हो जाएगा मतलब। अब अगर ये डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे आने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी तो सेम होगी। तो इस पॉइंट पे, 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 सारे पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, सेम, स्मॉल dB। ठीक है, सो भाई अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। अब चलो मैं इसका टॉप व्यू बनाता हूँ। टॉप व्यू, सपोज करो कि ये वायर है, ये हमारी वायर है और मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ। देखो कुछ ऐसे ही आपको दिखाई देगी। ये जो सर्कल है वो सर्कल समझ लो कि एम्पियर सर्किटल लॉ है और इसके बीच में आपको छोटा सा होल दिख रहा है ना, ये छोटा सा होल, ये मान लो कि आपका करंट है। तो भाई करंट कैसा है, देखो ये मैंने क्या मान लिया, इसका टॉप व्यू। तो ऊपर से मुझे कैसे दिखाई देगा, देखो अभी ये यूं पड़ी है और ये मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ है, सॉरी लूप है। ये वायर, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, चलो मैं ये ले लेता हूँ, है ना, सबसे बेस्ट। करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड मैंने क्या कर लिया, इसके अराउंड एक लूप ले ली। अब मैं इसको टॉप व्यू से देखूंगा तो टॉप व्यू से आपको क्या दिख रहा है, एक सर्कल है और एक बीच में डॉट है क्या नहीं। इसका मतलब अब आपको कुछ चीजें ऐसी दिखाई देगी। भाई अगर करंट बाहर आता है तो हम उसको ऐसे तो दिखाते हैं, करंट अंदर जाता है तो उसको हम एक्स से दिखाते हैं, और जब करंट बाहर आता है तो उसको हम डॉट से दिखाते हैं। सो ये टॉप व्यू बन जाएगा आपका, एंड ये हो जाएगा पॉइंट पी। ये करंट कितना है I। अब तो ये इजी हो गया भाई, जो हमने सीखा है तो वही हो गया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो B कांस्टेंट है
सो मैं b को बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i, अंदर कितना करंट है सिर्फ i, भाई इसके बाहर क्या है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो इस लूप के अंदर चाहिए, ठीक है। अब भाई dl क्या हो जाएगा, dl मतलब यहां से लेके पूरे सर्कल का इंटीग्रेशन, हमको पता है कि इंटीग्रेशन मतलब क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट i। अब क्या करें, इसको इसके नीचे ले जाए, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई i बाय r, यह आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। एंड हम क्या करेंगे भाई, हमको पता है कि यार म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷, तो मैं क्या करता हूं 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, म्यू नॉट बाय 4 बाई 2i बाय r। देखो आगे वही वाली फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया थी, बायो-सावर्ट की मदद से जो हमने डेरिवेशन किया था सेम वही फॉर्मूला आ गई यहाँ पे भी। अच्छा अब यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे तो a हुआ करता था, सो भाई यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, जिसको हम पहले a लेते थे अब वही रेडियस बन गया ना। सो एक्चुअली फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं आया, बस अब इसको हमने a को रेडियस का नाम दे दिया है, नथिंग एल्स। हमने पहले कैसे डेरिवेशन किया था, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय a, हमने ये डेरिवेशन किया था बायो-सावर्ट की मदद से, जहां पे a मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया हमारा रेडियस, तो अब क्या आ गया उसमें रेडियस आ गया, सिंपल। तो भाई कॉन्सेप्ट कोई भी यूज करो, डेरिवेशन तो आपको यही करना है। अब देखिए अगर एग्जाम में आपको सिंपली इतना बोला होता है डेराइव द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट वायर, तो आपकी मर्जी है आपको कौन सा मेथड यूज करना है। देखिए अगर आप बायो-सावर्ट यूज करेंगे तो पहले आपको फाइनाइट वायर के लिए निकालना पड़ेगा, फिर उसमें 90-90 डालना पड़ेगा, और इसमें आपको डायरेक्टली यही करना है। अगर आपको मेथड लिखी हुई नहीं आती है तो मैं बोलूंगा गो फॉर दिस मेथड। हाँ अगर आपको मेथड मेंशन है यूजिंग बायो-सावर्ट तो फिर जो बोला गया वो करना पड़ेगा। समझ आया बच्चा लोग? अच्छा बच्चा देखो, अब मैं एक होलो कंडक्टिंग सिलेंडर लेता हूं, या समझ लो कि होलो कंडक्टिंग वायर, एक ऐसा सिलेंडर ले रहा हूं या एक ऐसा कंडक्टर ले रहा हूं जो बीच में से होलो है। अब अगर मान लो कि मैं इसको करंट दूंगा तो ये करंट कहां से जाएगा, इसके सरफेस में से। भाई बीच में से तो ये कैसा है, कंप्लीटली होलो है ना, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, बीच में से क्या है, कंप्लीटली होलो है। अब अगर सपोज लो कि मैं एक ऐसा कंडक्टर लेता हूं सिलेंडर ही जो कि बीच में से होलो नहीं है, सॉलिड है, तो इसमें से जो करंट है वो सब जगह से जाएगा, बीच में से भी जाएगा एंड सरफेस में भी जाएगा। भाई ये कॉन्सेप्ट याद रखना बिकॉज़ हमारा अगला डेरिवेशन इस पे ही डिपेंड है, एक होलो वायर और एक सॉलिड वायर। भाई देखिए जनरली आपके केस में जो वायर यूज होती है, हम लोग जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो टोटली सॉलिड होती है, मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ होता है, अंदर से खाली नहीं होता। लेकिन कोई कोई जगह पे, कोई इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी जगहों पे जहाँ पे रेजिस्टेंस कम चाहिए होता है, करंट ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे सिलेंडर का यूज़ करते हैं, होलो सिलेंडर का, ताकि करंट जो है वो सिर्फ सरफेस में से जाए। तो आइए सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। Magnetic field due to infinite current carrying cylindrical wire, obviously इसको आप बोल सकते हो होलो cylindrical wire, ठीक है। अब देखिए ये चीज है ना, हम लोग बायो-सावर्ट की मदद से नहीं कर सकते थे, बट बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन एम्पियर की मदद से ये चीज बहुत आसान हो जाएगी। कैसे? भाई मान लो कि आपका एक सिलेंडर है जिसकी ये दोनों सरफेस है, अब ये इनफाइनाइट बोला है तो मैं इसको यहाँ पे सर्कल नहीं बना सकता। हमको क्या बोला गया है, इनफाइनाइट, मतलब ये जो वायर है ये लंबा चलती जाएगी भाई,
है ना। मैं अगर यहाँ पे सपोज सर्कल बना दूं, इसका मतलब ये यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये तो फाइनाइट बन जाएगा भाई। ये फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट है। ओके, चलिए इसमें दे दिया मैंने करंट I1 और इसमें दे दिया करंट I2। अब बच्चों लोग मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड हो एंड पॉसिबिलिटी है कि इसके बाहर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो। तो हम क्या करने वाले हैं, हम पहले इनसाइड और आउटसाइड दोनों देखेंगे। चलिए मैं मान लेता हूं ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, सिलेंडर के एक्सिस है और इस एक्सिस से कुछ r डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट रखा है P। P इज इनसाइड वायर। तो भाई अब अगर इसका टॉप व्यू बनाऊं, देखिए ये क्या होगा, यहां से मुझे एक एम्पियर सर्किट लूप बनानी पड़ेगी। अब मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो बच्चा यहाँ पे क्या दिखेगा, एक सिलेंडर के अंदर सर्कल। देखो सबसे पहले अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ऊपर से क्या होगा, ये एक सिलेंडर, फिर सिलेंडर के अंदर एक और ये लूप और यहाँ पे कहीं है पॉइंट P। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। अब करंट कैसा है, देखो करंट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मुझे क्या लगेगा कि इसकी ये जो सरफेस है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, भाई ये सब कुछ क्या दिखा रहा है कि डॉट है, डॉट का मतलब करंट बाहर आ रहा है। तो भाई देखिए इसकी सरफेस है, इसकी सरफेस को यूं करके देखो तो आपका करंट आपकी तरफ आ रहा है। भाई टॉप व्यू है, ये क्या चीज है, ये इस वायर का टॉप व्यू है। सो टॉप व्यू से तो मुझे ऐसा ही दिखेगा। देखो बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में सिंपली ये एक्सिस है, इसलिए मैंने बीच में कोई ड्रॉ नहीं किया। यहाँ पे पॉइंट P है तो यहाँ पे पॉइंट P ले गया और इसके सरफेस पे करंट बाहर आ रहा है। भाई सरफेस तो पूरा होगा ना, सिर्फ दो थोड़ी ना होती है भाई, पूरा गोल होता है ना सरफेस, तो समझ रहे ना, वहां से करंट बाहर आ रहा है। अब चलिए शुरू हो जाए अकॉर्डिंग टू। अच्छा एक और चीज, भाई ये रेडियस स्मॉल r है एंड इसके पूरे रेडियस में लेता हूं कैपिटल R। इस बार हमने क्या ले लिया, कैपिटल R। हियर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो ये तो वो अंदर होगा। भाई अंदर है तो सीधी सी बात है ना, ये डिस्टेंस से छोटा होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। I इनसाइड का मतलब जो आपने एम्पियर सर्किटल लूप बनाई, ये जो लूप बनाई इसके अंदर करंट। अच्छा इसके अंदर कितना करंट है, इसके अंदर कितना करंट है, मुझे दिख ही नहीं रहा। अंदर करंट दिख रहा है आपको, हाँ इस लूप के बाहर बहुत सारे करंट है, इस लूप के बाहर बहुत करंट है। क्या अंदर दिख रहा है आपको, है ही नहीं, मतलब I इनसाइड क्या हो गया, भाई ये तो जीरो हो गया। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी इस समय, सो चलो याद रखना किसी भी होलो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। अच्छा बच्चा लोग, अब आप हमारे जो घरों में वायर यूज होती है वो होलो नहीं होती है, एग्री, बट वो इतनी पतली होती है कि उसके बीच का करंट कुछ असर ही नहीं करता। अगर वायर मोटी है तो हम बात कर सकते हैं भाई ठीक है अंदर कुछ होगा, लेकिन हम लोग तो मोस्टली 1 mm यानी बहुत ही पतली सी वायर का यूज करते हैं। तो उस पतली वायर के अंदर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। सपोज करो कि अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड होता तो हमारे इलेक्ट्रॉन तो मोशन करते हैं, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था ना भाई, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे असर करती है, जहाँ पे चार्जेस मोशन में होते हैं। स्टैटिक चार्जेस पे मैग्नेटिक फील्ड कोई असर नहीं दिखाता। अब जब किसी वायर में से करंट पास हो रहा है, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन भी फ्लो हो रहे हैं, यानी कि चार्जेस मोशन में आ गए। अब अगर चार्जेस मोशन में है और मान लो कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती तो वो तो क्या करता, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेती, मतलब उसको या तो अपनी तरफ या अपने से दूर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट दिखाती मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ऐसा होता तो क्या इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में चल पाते, भाई वो तो आते हैं इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, यानी कि जो यूनिफॉर्मिटी हमको चाहिए करंट की वो नहीं मिल पाती। बट क्या प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता है, नहीं होता। इसका मतलब
कि कोई भी हम वायर जो यूज करते हैं उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0 है। क्यों 0 है? बिकॉज वो बहुत मोटी नहीं होती है, एकदम पतली रहती है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। अच्छा, अभी तो हमने इसके अंदर फाइंड किया, अब इसके बाहर फाइंड कर लेते हैं। चलो पहले ये लिख लो जिसको भी लिखना है, हरी अप। श्योर, आगे बढ़े? मतलब आगे अभी नहीं बढ़ के यहां तक समझ आया? कोई डाउट? स्कूल का टाइम हो गया ना उनके। चलो ठीक है बच्चा लोग, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज भाई, इसके बाद एक टॉपिक है जिसमें हमने सॉलिड सिलेंडर लिया हुआ है, मतलब जिसके अंदर भी करंट जाएगा। मैं खाली हिंट दे देता हूं, 2 मिनट खाली भाई, उसके अंदर भी हमको करंट देखने को मिलेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप एक बार गो थ्रू करना, एक बार रीड करना। मैंने इसकी नोट्स अपलोड कर दी है ऑलरेडी, इसकी नोट्स आप देखना। आपको अगर डायरेक्टली रीड करके उसको पढ़ के समझ आ जाए, बिकॉज कॉन्सेप्ट यही है, बाहर को कुछ भी अलग नहीं है, बाहर का तो कॉन्सेप्ट सेम है। अंदर में क्या हो जाएगा कि भाई करंट धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे। भाई देखो, आप सपोज करो यहां पे करंट है, यहां पे करंट है, ये करंट है। मैं पहले ये डिस्टेंस ले लेता हूं, एक्सिस से ये डिस्टेंस, ये लूप बनाऊंगा, तो अभी मैं देख पा रहा हूं कि मेरे अंदर 2 करंट आए हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस लूप को बढ़ा दूंगा तो करंट और बढ़ जाएगा। मतलब अंदर की बात कर रहा हूं, सिर्फ अंदर की, एक्सिस से जितना दूर जाता जाऊंगा उतना करंट बढ़ता जाएगा, एंड जितना करंट बढ़ता जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। वही उसमें मैंने लिखा हुआ है। और आउटसाइड की कहानी वही है, बिकॉज आउटसाइड की तो करंट कांस्टेंट हो गया। करंट भाई बाहर जो है, इस ये पॉइंट के लिए, ये पॉइंट के लिए, ये पॉइंट के लिए, ये पॉइंट के लिए, ये पॉइंट के लिए करंट तो इतना ही है, जितना अंदर था उतना ही फिक्स हो गया। तो अब बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कांस्टेंट होगी, मतलब डिस्टेंस के साथ साथ कम होगी, बाकी करंट में कोई फेरफार नहीं होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार गो थ्रू करना, आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आ तो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे हम लोग। ओके, चलिए बाय। इसके नोट्स में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। वीडियो तो अभी रिकॉर्ड किया ना, नहीं इसका वीडियो में